हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हम इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली है। क्योंकि गाइज इस वीक का डायनामाइट शो AEW के अगले पेपर डबल और नथिंग का गो होम एडिशन डायनामाइट शो था और इस शो के लिए भी AEW ने काफी सारी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज कर दी थी, जिस वजह से इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू। पर गाइज अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ये वीडियो इतना लेट क्यों डाला है, तो गाइज आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW के रेगुलर डायनामाइट शो के मुकाबले करीब करीब 2 घंटे देर से शुरू हुआ है, जिस वजह से ओवरऑल मुझे भी ये वीडियो डालने के लिए लेट हुआ है। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर डार्बी एलन सेजर बोनोनी को फेस कर रहे थे। पर गाइज यहाँ पर इस मैच के बारे में बात करने से पहले मैं जरा यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि गाइज प्रॉबेबली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के डेलीज प्लेस एरिना के कैपेसिटी के सिर्फ आधे ही फैंस आए थे, लेकिन AEW ने इन सभी फैंस को अपने रिंग साइड एरिया के आसपास बिठा कर रखा था। इसीलिए इस वीक का AEW डायनामाइट शो देखने के लिए बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि AEW का डायनामाइट शो यहाँ पर फुल कैपेसिटी क्राउड के साथ हो रहा है और हमें इसी क्राउड की तरफ से डार्बी एलन को काफी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिला है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में सेजर बोनोनी डार्बी एलन के ऊपर काफी ज्यादा हावी हो रहे थे और वो यहाँ पर बार बार डार्बी एलन के मिड सेक्शन के ऊपर अटैक कर रहे थे, जो किस वजह से इंजर्ड हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता। पर हमने देखा कि इस मैच के अंदर सेजर बोनोनी का अटैक रिवर्स करने के बाद डार्बी एलन ने ज्यादा कुछ नहीं किया, सेजर बोनोनी के ऊपर सिर्फ 2 ही मूव्स लगाए, जो कि थे बैकपैक स्टनर और अपना फिनिशर कफ एंड ड्रॉप, जिसके बाद सेजर बोनोनी को पिन कर डार्बी एलन ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन गाइज ये मैच खत्म होने के बाद माइक लेकर बात करते हुए डार्बी एलन कह रहे थे कि डार्बी एलन AEW के डबल और नथिंग तक रुकना नहीं चाहते, वो अभी के अभी ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई को फेस करना चाहते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर डार्बी एलन ने ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई को कॉल आउट किया, जिसके बाद यहाँ पर ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई तो आ गए, पर उन्होंने यहाँ पर बात करते हुए कहा कि ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई सभी लोगों को फ्री में देखने के लिए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर उनके ऊपर अटैक नहीं करने वाले। वो AEW के डबल और नथिंग पेपरियो के अंदर फाइनली स्टिंग और डार्बी एलन को हराकर दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से AEW कंपनी के अंदर स्टिंग जैसा लेजेंड खत्म होता है और नए 2 लेजेंड बॉर्न होते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई और ईथन पेज अरीना छोड़कर जा रहे थे, लेकिन तभी पीछे से रायन नेमथ और पीटर एवलॉन की टीम ने आकर स्टिंग और डार्बी एलन के ऊपर अटैक कर दिया, जिस अटैक के बाद यहाँ पर ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई भी आ गए और ये सब मिलकर डार्बी एलन और स्टिंग के ऊपर अटैक कर रहे थे। और यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई स्टिंग के पैर में एक स्टील चेयर फंसाकर उस स्टील चेयर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे, पर तभी यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए द डार्क ऑर्डर आ गई और डार्क ऑर्डर को देखकर स्कॉर्पियो स्काई और ईथन पेज यहाँ पर अरीना छोड़कर भाग गए। जो सेगमेंट हमें इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत में देखने को मिला है और कहना पड़ेगा कि इस सेगमेंट से AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत काफी अच्छी तरीके से की थी, जहाँ पर सभी फैंस को स्टिंग भी देखने को मिले, डार्बी एलन एक स्टार की तरह उभर कर आए और यहाँ पर हमें लेट ग्रेट ब्रॉडीली की फैक्शन द डार्क ऑर्डर भी देखने को मिली। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर कोडी रोड्स और एंथनी ओगोगो का वेट इन देखने को मिला और यहाँ पर ये वेट इन होस्ट करने के लिए पॉल वाइट एके द बिग शो आए थे। और पता नहीं सेगमेंट कैसा है या फिर US ऑडियंस के लिए कैजुअल है, लेकिन मुझे सेगमेंट काफी वियर्ड लगा। गाइज मुझे भी पता है कि वेट इन कैसे होता है, लेकिन जहाँ तक बात है इस सेगमेंट की, तो गाइज हमें इस सेगमेंट के अंदर सबसे पहले पॉल वाइट एके द बिग शो एंथनी ओगोगो को अनाउंस करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद यहाँ पर एंथनी ओगोगो अपनी नाइटमेयर फैक्ट्री के साथ आ गए और यहाँ पर क्यूटी मार्शल माइक लेकर क्राउड को एड्रेस करते हुए एंथनी ओगोगो को चीयर देना चाहते थे, पर क्राउड में ऐसा कोई भी नहीं था कि जो एंथनी ओगोगो चीयर करना चाहता है। पर इसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स आ गए, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि अपना पूरा का पूरा गांव लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोडी रोड्स के साथ उनके नाइटमेयर फैमिली के मेंबर्स के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर और उनके ट्रेनिज भी थे। पर जहाँ तक बात है इस वेट इन की, तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले कोडी रोड्स का वेट चेक किया गया और यहाँ पर कोडी रोड्स का वेट चेक करने के लिए पॉल वाइट को शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर AEW ने वेट इन के लिए डिजिटल नहीं बल्कि मैनुअल वेट इन मशीन लाई थी, जिस वजह से यहाँ पर पॉल वाइट एके द बिग शो को वेट इन करने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। पर फिर भी किसी तरीके से बिग शो ने वेट इन किया और कोडी रोड्स का वेट आया 218 पाउंड और एंथनी ओगोगो का वेट इन आया 219 पाउंड, जिसको लेकर बात करते हुए क्यूटी मार्शल कह रहे थे कि एंथनी का वजन कोडी रोड्स से ज्यादा है, तो फिर एंथनी कोडी रोड्स को अपने मैच के अंदर काफी आसानी से हरा सकते हैं। जो बातें कर यहाँ पर क्यूटी मार्शल एंथनी ओगोगो को क्राउड की तरफ से चेयर्स दिलवाना चाहते थे, पर फिर एक बार यहाँ पर कोई भी एंथनी ओगोगो को चेयर नहीं कर रहा था और इसी गुस्से में एंथनी ओगोगो और द फैक्ट्री रिंग छोड़कर चले गए। जो वेट इन तो मुझे थोड़ा फार वियर्ड ही लगा, पर इस वेट इन के दौरान यहाँ पर एक सरप्राइजिंग चीज हुई कि कोडी
एपिसोड्स का वेट इन करने के बाद ही यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर फटाके फूटे, जो AEW कंपनी के नहीं बल्कि AEW जहाँ पर अपना डायनामाइट शो कर रही है वही बीच पर हो रहे फेस्टिवल के फटाके थे, जो देखा जाए तो इस वेट इन के फेस सुपरस्टार का वेट इन होने के बाद ही बजने लगे, जो कि एक अनइंटेंशनल चीज थी, लेकिन इससे ये वेट इन देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आ गया। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर द पिनेकल और द इनर सर्कल के डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के अंदर होने वाले मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला। पर इसके बाद हमने देखा कि बैकस्टेज में पावर हाउस हॉब्स क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहां पर क्रिश्चियन केज और पावर हाउस हॉब्स ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और यहां पर इन दोनों को रोकने के लिए रेफरीज और AEW कंपनी के बाकी ऑफिशियल्स भी आ गए। पर इस अटैक के आखिर में क्रिश्चियन केज ने पावर हाउस हॉब्स के ऊपर एक काफी जोरदार स्पीयर लगाई, जिसके बाद इन दोनों को ही सेपरेट कर लिया गया। तो देखना पड़ेगा कि इसके बाद हमें क्रिश्चियन केज और विल हॉब्स के बीच में क्या क्या देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर एडम पेज और जोई जेनेला के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज ये मैच शुरुआत से लेकर आखिर तक बैक एंड फोर्थ एक्शन के अंदर चला, जहां पर हमें कई बार जोई जेनेला को अपर हैंड मिलते हुए दिखा तो कई बार एडम पेज को। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज पता नहीं इस मैच के आखिर में कैसे, लेकिन एडम हैंगमैन पेज के सिर से खून निकल रहा था। पर फिर भी इस मैच के आखिर में एडम पेज ने जोई जेनेला के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाया और यहाँ पर जोई जेनेला को पिन कर एडम पेज ये मैच जीत गए। लेकिन गाइज ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर टीम टैज के लीडर टैज माइक लेकर बात करते हुए कह रहे थे कि वो एडम पेज को उनके एक फ्रेंड से मिलवाना चाहते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि द मशीन ब्रायन केज है। जिसके बाद यहाँ पर ब्रायन केज आ गए। लेकिन यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए एडम पेज ने कहा कि एडम पेज को टीम टैज के सभी टैक्टिक्स पता है कि एक तरफ टैज माइक लेकर एडम पेज को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और दूसरे तरफ से ब्रायन केज और उनके टीम टैज के बाकी मेंबर्स एडम पेज के ऊपर अटैक कर देंगे, जो एडम पेज नहीं होने देना चाहते। पर यहाँ पर एडम पेज ब्रायन केज से बात करते हुए जानना चाहते थे कि क्या ब्रायन केज को सच में एडम पेज के ऊपर अटैक करने के लिए टीम टैज की जरूरत है। जिसके ऊपर बात करते हुए ब्रायन केज ने कहा कि ब्रायन केज को टीम टैज की जरूरत नहीं है, इसीलिए ब्रायन केज ने टीम टैज के बाकी मेंबर्स यानी कि हुक और रिकी स्टार्स को यहाँ से जाने के लिए कहा। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन केज ने एडम पेज से कहा कि ब्रायन केज से बेहतर कोई नहीं है और वो ये AEW के डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के अंदर एडम पेज को डिफीट कर प्रूव करने वाले हैं। पर इसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन और यंग बक्स के बीच में होने वाले AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर यंग बक्स के जूते कीचड़ में डालकर जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन बात कर रहे थे कि किस तरीके से जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन एक रियल टैग टीम नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर यंग बक्स के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स उनसे छीन लेने की ताकत है और वो AEW के डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के अंदर यही करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि जब जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन यंग बक्स को उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हराने वाले हैं, तो उसके बाद वो AEW कंपनी के अंदर यंग बक्स की CEO की जॉब करने के लिए तैयार है, जो बातें यहाँ पर एडी किंगस्टन ने की। लेकिन गाइस इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी का जवाब देखने को मिलने वाला था कि क्या ऑरेंज कैसिडी केनी ओमेगा के खिलाफ अपना मैच फॉरफिट करने वाले हैं या नहीं। जो सेगमेंट होस्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले टोनी शिवानी आ गए। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर टोनी शिवानी ऑरेंज कैसिडी को बुलाते, यहाँ पर AEW की वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के दूसरे चैलेंजर पाक आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए पाक कह रहे थे कि केनी ओमेगा और पाक के बीच में कोई नहीं आ सकता और ऑरेंज कैसिडी इस मैच में एक्सीडेंटली आ चुके हैं। तो यहाँ पर पाक चाहते हैं कि ऑरेंज कैसिडी मैच फॉरफिट कर दे। लेकिन जहां तक बात है केनी ओमेगा की, तो यहाँ पर बात करते हुए पाक केनी ओमेगा को डिमांड कर रहे थे। पर तभी हमें बड़े टाइटेंट्रॉन स्क्रीन के ऊपर केनी ओमेगा के मैनेजर डॉन कैलिस आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने बात करते हुए कहा कि केनी ओमेगा इतने बेवकूफ नहीं है कि पाक बुलाए और केनी ओमेगा आ जाए। पर पाक को उनकी बातों के ऊपर ध्यान देने से ज्यादा पीछे केनी ओमेगा के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, जो बात यहाँ पर डॉन कैलिस ने कही। लेकिन तभी यहाँ पर केनी ओमेगा आ गए, जो पीछे से पाक के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। पर पाक ने यहाँ पर केनी ओमेगा का अटैक रिवर्स कर केनी ओमेगा के ऊपर ही काफी जोरदार अटैक कर दिया। तब हमें यहाँ पर गुड ब्रदर्स आकर केनी ओमेगा को बचाते हुए दिखाई दिए। पर जब गुड ब्रदर्स पाक के ऊपर अटैक कर रहे थे, तब पाक को यहाँ पर बचाने के लिए लूचा ब्रोज आ गए, जिसके चलते लूचा ब्रोज और गुड ब्रदर्स से रिंग छोड़कर चले गए और रिंग के अंदर केनी ओमेगा पाक के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग एंजल लगाने के लिए तैयार थे। पर तभी यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी का थीम म्यूजिक बजा और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी आ गए और यहाँ पर आकर ऑरेंज कैसिडी ने केनी ओमेगा को एक लिफाफा दे दिया, जिसके अंदर ऑरेंज कैसिडी का जवाब था कि क्या ऑरेंज कैसिडी अपना मैच फॉरफिट करने वाले हैं या नहीं। और ओमेगा के लिफाफा खोलने के बाद हमने देखा कि गाइस इस लिफाफा के अंदर उस कॉन्टैक्ट के टुकड़े हैं जो कि केनी ओमेगा ने ऑरेंज कैसिडी को दिया था, जो देखकर तो केनी ओमेगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। लेकिन इससे पहले कि केनी ओमेगा ऑरेंज कैसिडी को कुछ कह पाते, ऑरेंज कैसिडी ने केनी ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाया, जिसके बाद ऑरेंज कैसिडी AEW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेने के लिए गए। लेकिन तभी पाक ने आकर उस वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर अपना पैर रख दिया, जो सीन यहाँ पर देखने के लिए काफी इंप्रेसिव था। और यहाँ पर पाक ऑरेंज कैसिडी के ऊपर एक पावर बम लगाने के लिए गए, पर ऑरेंज कैसिडी
ने पाक का पावर बम रिवर्स कर पाक के ऊपर भी अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाया और फाइनली यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने AEW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उठाकर ये डिक्लेयर कर दिया कि प्रोबेबली हमें AEW के डबल और नथिंग पेपर के अंदर एक नया वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिल सकता है, जो कि होंगे ऑरेंज कैसिडी। पर गाइज इसके बाद हमें AEW के बैकस्टेज में जेड कारगिल का एक इंटरव्यू देखने को मिला था, जहां पर जेड कारगिल इस इंटरव्यू के अंदर बात करने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर मैट हार्डी आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए मैट हार्डी ने जेड कारगिल से कहा कि मैट हार्डी जेड कारगिल के मैनेजर बनने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि जेड को अपना मैनेजर मिल चुका है और गाइज वो कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी के अंदर MJF के लॉयर का रोल करने वाले मैनेजर है, जिनका की नाम है मार्क स्टर्लिंग। और यहाँ कर आकर बात करते हुए जेड कारगिल के मैनेजर मार्क स्टर्लिंग ने मैट हार्डी से कहा कि अगर मैट हार्डी ऐसे ही जेड कारगिल को परेशान करते हैं तो मार्क स्टर्लिंग मैट हार्डी के खिलाफ एक FIR फाइल करने वाले हैं, जिसके चलते मैट हार्डी को जेड कारगिल से करीब 50 यार्ड्स दूर रहना पड़ेगा, जो बात यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग ने कही। और अगर ऐसा होता है तो जब जब जेड कारगिल AEW के डायनामाइट शो पर हो तब तब मैट हार्डी AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आ सकते, जिससे मैट हार्डी यहाँ पर एकदम बच्चों की तरह गुस्सा हो गए और वो यहाँ पर गुस्सा होकर चले गए। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जेड कारगिल एक्शन में देखने को मिली, जिनका ओपन चैलेंज AEW की एक सुपरस्टार काइलन किंग ने एक्सेप्ट कर लिया। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच बेसिकली एक स्क्वाश मैच था, जिसके अंदर शुरुआत से लेकर आखिर तक जेड कारगिल ने डोमिनेट किया और इस मैच के आखिर में जेड कारगिल ने काइलन किंग के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर काइलन को पिन कर ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइज ये मैच खत्म होने के बाद हमें जैक द स्नेक रॉबर्ट AEW कंपनी के अंदर बैकस्टेज में खड़े रहकर बात करते हुए दिखाई दिए, जो बात करते हुए कह रहे थे कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मीरो का मैच डांटे मार्टिन के अगेंस्ट होने वाला है। जो बात जैक द स्नेक रॉबर्ट पूरी कर पाते इससे पहले ही यहाँ पर बात करते हुए लांस आर्चर ने कहा कि आर्चर को पता है कि मीरो किसी न किसी तरीके से डांटे मार्टिन को अपनी चैंपियनशिप के लिए हराने ही वाले हैं, लेकिन उनके लिए आगे लाइन में लांस आर्चर है जिन्हें मीरो नहीं हरा सकते। और इस वीक के उनके मैच के अंदर लांस आर्चर मीरो के ऊपर नजर रखने वाले हैं, जो बातें यहाँ पर लांस आर्चर ने कही। पर इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर मीरो अपनी AEW TNT चैंपियनशिप डांटे मार्टिन के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज हमें इस मैच के अंदर डांटे मार्टिन की तरफ से 2-3 हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले हैं, पर आपको पता ही होगा कि AEW फिलहाल में मीरो को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, इसीलिए डांटे मार्टिन के इतने सारे हाई फ्लाइंग मूव्स का मीरो के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और मीरो ने इस मैच के आखिर में डांटे मार्टिन के ऊपर अपनी सिग्नेचर सुपर किक लगाई और डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर सबमिशन गेम ओवर लगाकर मीरो ये मैच सबमिशन के सहारे जीत चुके हैं। पर हमेशा की तरह ही ये मैच खत्म होने के बाद भी मीरो ने डांटे मार्टिन का सबमिशन नहीं छोड़ा, लेकिन तभी यहाँ पर जैक द स्नेक रॉबर्ट्स आ गए। और यहाँ पर बात करते हुए जैक द स्नेक रॉबर्ट्स कह रहे थे कि उन्हें पता है कि AEW के डबल और नथिंग पेपर के अंदर जैक द स्नेक रॉबर्ट्स और लांस आर्चर के बीच में काफी बढ़िया मैच होने वाला है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि AEW के डबल और नथिंग पेपर के अंदर लांस आर्चर मीरो को हराने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर जैक द स्नेक रॉबर्ट्स कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए मीरो ने कहा कि अगर जैक द स्नेक रॉबर्ट को अपने क्लाइंट को पिटते हुए देखना ही है तो क्यों ना अभी मीरो लांस आर्चर को उनकी जगह दिखा दे। और मीरो की ये कहने के बाद जैक द स्नेक रॉबर्ट्स ने लांस आर्चर को मीरो के ऊपर अटैक करने के लिए कहा, जिसके बाद हमें रिंग के अंदर लांस आर्चर मीरो के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए, जो अटैक मीरो ने किसी तरीके से रिवर्स कर दिया। पर फिर भी यहाँ पर लांस आर्चर ने मीरो के ऊपर काफी जोरदार पंचेस और किक्स लगाई है। और यहाँ पर बैटल ऑफ बहीमथ रोकने के लिए AEW के सभी रेफरीज आ गए और फाइनली जब लांस आर्चर ने मीरो को रिंग के बाहर ढकेल दिया तब हमें रेफरीज मीरो और लांस आर्चर को यहाँ पर सेपरेट करते हुए दिखाई दिए हैं। और कहना पड़ेगा कि इस ब्रॉल से AEW ने अपने आने वाले डबल और नथिंग पेपर के अंदर अपने TNT चैंपियनशिप मैच को काफी अच्छी तरीके से हाइप किया है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी की लॉन्गेस्ट टेनिंग चैंपियन हिकारू शिडा का टाइटल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन देखने को मिला। और इस सेलिब्रेशन के अंदर एक चीज नहीं हुई कि गाइज इस सेलिब्रेशन के अंदर AEW ने हिकारू शिडा को ऑनर करते हुए हिकारू शिडा के लिए AEW की नई विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बनाई है, जो चैंपियनशिप यहाँ पर टोनी शिवानी ने हिकारू शिडा को हैंडओवर कर दी। और फिलहाल में इस चैंपियनशिप को देखने पर ऐसा लग रहा है कि गाइज ये चैंपियनशिप AEW के करंट विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से थोड़ी फार ज्यादा बड़ी है। पर इस चैंपियनशिप के बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में बात करेंगे। पर इसके बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए हिकारू शिडा ने कहा कि जब हिकारू शिडा AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनी थी तब उन्हें देखने के लिए कोई नहीं था, पर अब यहाँ पर हिकारू शिडा ये मोमेंट अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। जो बातें यहाँ पर हिकारू शिडा कर ही रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर आ गई और यहाँ पर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि उनके मन में हिकारू शिडा के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि हिकारू शिडा AEW कंपनी की वन ऑफ द टफेस्ट टाइम के अंदर चैंपियन थी और उस दौरान भी चैंपियन रहकर हिकारू शिडा ने AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का प्रेस्टीज कम नहीं होने दिया। जो बातें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही और यहाँ पर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने यह भी कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ने लास्ट वीक के डायनामाइट
डायनामाइट शो के ऊपर जिम रॉस के इंटरव्यू के अंदर जो बातें कही है, उन बातों में से कुछ बातें डॉक्टर ब्रिट बेकर वापस लेना चाहती है, और वो ये है कि उस वक्त डॉक्टर ब्रिट बेकर ने ये कहा था कि हिकारू शिडा को उनके विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराने के बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन की फेस होने वाली है। पर आज बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने ये कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर सिर्फ AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन की नहीं, बल्कि AEW कंपनी के अंदर एक नए एरा के फेस होने वाली है, जो ऑस्टन 316 के बाद का मोस्ट प्रेस्टिजियस एरा होने वाला है। जो बातें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही, और ये बातें कहकर डॉक्टर ब्रिट बेकर यहाँ से चली गई। पर गाइस, जहाँ तक बात है इस राइवलरी की, तो फिलहाल में मुझे ये राइवलरी देखकर WWE कंपनी के अंदर शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच की राइवलरी याद आ रही है कि किस तरीके से उस टाइम के WWE रॉ विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर को हराकर बेकी लिंच अपने नए द मैन पर्सोना के अंदर WWE की रॉ विमेंस चैंपियन बनी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरह यहाँ पर AEW के डबल ऑर नथिंग पे-पर-व्यू के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर हिकारू शिडा को उनकी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराकर AEW कंपनी की नई विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाली है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए, और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि AEW कंपनी के नए विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइस, जिसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई मिलकर द डार्क ऑर्डर के विल ऊनो और स्टू ग्रेसन को फेस कर रहे थे। और गाइस, अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वैसे ही हमें इस मैच के अंदर द डार्क ऑर्डर की काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और गाइस, इस मैच में शुरुआत से लेकर आखिर तक हमें काफी बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला है, और कहना पड़ेगा कि इस मैच में आधे से ज्यादा टाइम तक द डार्क ऑर्डर ने ही डोमिनेट किया है। पर फाइनली जब इस मैच के आखिर में द डार्क ऑर्डर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, तब इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई ने द डार्क ऑर्डर का फिनिशर रिवर्स कर स्टू ग्रेसन को एक सबमिशन के अंदर फंसा लिया, और इविल ऊनो के ऊपर अपना फिनिशर ईगोज एज लगाकर इविल ऊनो को पिन कर इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई ये मैच जीत चुके हैं। पर गाइस, ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए इथन पेज द डार्क ऑर्डर और स्टिंग और डार्बी आइलैंड की बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर स्टिंग का थीम सॉन्ग बजा, जिसके बाद यहाँ पर डार्बी आइलैंड काफी सारे लोगों के साथ आ गए जिन्होंने स्टिंग का मास्क पहना था, और यहाँ पर आकर डार्बी आइलैंड इथन पेज के ऊपर अटैक करने के लिए गए, और बाकी बचे हुए मेंबर स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक करने के लिए गए, जहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई एक के बाद एक सभी मास्क्ड मैन के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर स्कॉर्पियो स्काई के अटैक के बावजूद भी एक मास्क्ड मैन को कुछ नहीं हो रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि स्टिंग थे, जो अपना मास्क उतारकर यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज यहाँ से भाग गए। तो अब देखना पड़ेगा कि डबल ऑर नथिंग पे-पर-व्यू के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स के मैच के बीच में क्या होता है। पर गाइस, जिसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें इनर सर्कल का अब तक का उनके करियर का सेलिब्रेशन देखने को मिलने वाला था, और इस सेलिब्रेशन को होस्ट करने के लिए WCW लेजेंड एरिक बिशॉफ आए थे। और यहाँ पर आकर बात करते हुए एरिक बिशॉफ ने कहा कि आज से 2 दिन पहले, जब करीब 25 साल पहले एरिक बिशॉफ ने TNT नेटवर्क के ऊपर एक ग्रेटेस्ट फैक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, तो वो फैक्शन प्रोबेबली रेसलिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शन बन चुकी है। और इसी तरीके से एरिक बिशॉफ इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक और नई ग्रेटेस्ट फैक्शन को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, और वो कोई और नहीं बल्कि द इनर सर्कल थी। जिसके बाद यहाँ पर द इनर सर्कल आ गई, और यहाँ पर बात करते हुए इनर सर्कल के सभी मेंबर्स ने बताया कि किस तरीके से इनर सर्कल के सभी मेंबर्स सुख में और दुख में एक दूसरे के साथ रहे हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर इनर सर्कल के लिए एक ट्रिब्यूट वीडियो भी देखने को मिला। पर फाइनली जब इनर सर्कल अपना एक पोज देकर ये डायनामाइट शो खत्म करना चाहती थी, तभी हमें टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर MJF देखने को मिले, जो कि TIAA बैंकफील्ड स्टेडियम के अंदर थे। और वहां पर बात करते हुए MJF ने कहा कि अगर अभी के अभी इनर सर्कल TIAA बैंकफील्ड स्टेडियम के अंदर नहीं आता, तो MJF क्रिस जेरिको के फ्रेंड डीन मलेंको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर MJF ने कही, और MJF की इन बातों की वजह से पूरी की पूरी इनर सर्कल डेलिस प्लेस एरिना के बगल के ही स्टेडियम TIAA बैंकफील्ड की तरफ भागते हुए गए। और जब इनर सर्कल बैंकफील्ड की तरफ भाग रही थी, तभी पेनिकल ने यहाँ पर एक ट्रैप सेट कर इनर सर्कल के ऊपर अटैक कर दिया। और ये शो ऑफ एयर जाते समय पेनिकल के हर एक मेंबर ने इनर सर्कल के हर एक मेंबर के ऊपर किसी को स्टील चेयर के थ्रू तो किसी को एक टेबल के थ्रू एक स्पाइक पाइल ड्राइवर लगाया, जो इस वीक का डायनामाइट शो क्लोज करने का AEW का काफी अच्छा तरीका था। और ये सेगमेंट देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि गाइज हमें प्रोबेबली AEW के डबल ऑर नथिंग पे-पर-व्यू के अंदर इनर सर्कल अपना मैच हारती हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन गाइज, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आपका क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि AEW के डबल ऑर नथिंग पे-पर-व्यू के अंदर क्या क्या होने वाला है। लेकिन गाइज, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?